देखिए असाइनमेंट डिस्कशन एल्केन, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये क्या कह रहा है, मिथाइल आयोडाइड लिया। देखिए इन क्वेश्चन में केवल डाउट ही नहीं है, इन क्वेश्चन में वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो ऑलरेडी करा चुका हूँ, रिपीट करूंगा जिससे आपका रिवाइज हो जाए अच्छे से, ठीक है। मिथाइल आयोडाइड वाज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसको ये बना दिया, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लोगे, मैग्नीशियम ट्राई ईथर, ठीक है। ये क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें CH3 क्या होगा, माइनस, ठीक। प्रोडक्ट वाज डिकम्पोज्ड बाय एक्सेस ऑफ इथेनॉल। पहली बात तो ये पूरा कन्वर्ट कर लिया, पूरा कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है, ये 2.84 ग्राम था, इसके मोल्स कितने हुए, मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का 127 और इसका 15, कार्बन का 12 और ये 3 15, ये हुआ 142, तो मोल्स हुए 0.02, ठीक, 0.02 मोल्स हुए। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, इसको कंप्लीटली कन्वर्ट किया, यानी इसके भी कितने मोल्स हैं, 0.02 मोल्स। अब ये देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अल्कोहल के साथ, अल्कोहल क्या होता है, एसिड, ये क्या देगा, H+, आपको पता ही है ये अल्कोहल एसिड होता है, ये क्या देगा, CH3-, तो क्या बन जाएगा, CH3H, एल्केन प्लस यहां से देखो MgI, और अल्कोहल का बचा हुआ पोर्शन क्या है, O CH2 CH3, ठीक है। अब देखो ये वर्ड उसने क्या लिखा है, एक्सेस, एक्सेस में दिया, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, समझे ना, ये एक्सेस में इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। अब ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 1 मोल बनेगा, तो ये 0.02 मोल्स था, तो ये भी कितना बनेगा, 0.02 मोल्स। अब इसका वॉल्यूम पूछा होगा, ठीक। ये गैसियस हाइड्रोकार्बन है, आपको पता ही है। मीथेन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, गैसियस, ठीक है। मीथेन को मार्च गैस भी कहते हैं, क्यों, ये पैडी फील्ड से निकलता है। तो अब इसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम एट एसटीपी याद करो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर्स, तो 0.02 इनटू 22.4 यानी 0.448 लीटर्स। अब देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी हो, अपना चेक कर लेना, कंसेप्ट ये है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, 16 देखो, भी बड़ा अच्छा सवाल है। लिखा है कि विच एल्केन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय वुड्स रिएक्शन इन गुड यील्ड। तो लिखो इसका आंसर कि बाय वुड्स रिएक्शन ओनली सिमेट्रिकल एल्केन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन गुड यील्ड। देखो बाय वुड्स रिएक्शन एज वेल एज बाय, लिखो बाय वुड्स रिएक्शन ब्रैकेट में लिखो एज वेल एज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखो एज वेल एज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ब्रैकेट क्लोज। क्या बोल रहा था, भूल गया, क्वेश्चन क्या था, हाँ, बाय वुड्स रिएक्शन ब्रैकेट में लिखो एज वेल एज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ब्रैकेट क्लोज। ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, only symmetrical alkanes can be produced in good yield. Unsymmetrical alkanes cannot be produced in good yield by this method. ठीक है। अब देखो वुड्स रिएक्शन, एक लाइन और लिख लो कि वुड्स रिएक्शन इज समटाइम्स आल्सो नोन एज कपलिंग रिएक्शन। तो यहां पर वुड्स की जगह वो ये भी सवाल पूछ सकता था कि which alkane cannot be synthesized by coupling reaction in good yield। तो मतलब इसमें बेसिकली वो पूछ रहा है कौन सी सिमेट्रिकल है, कौन सी सिमेट्रिकल नहीं है।
ये देखो, बताओ हर एक एल्केन सिमेट्रिकल है कि नहीं, आपने बताना है। इसमें लिखा कैन नॉट, तो पहले तो ये देखो भाई, ये सिमेट्रिकल है, ये देखो ये हिस्सा इज सेम एज ये वाला हिस्सा, ठीक। ये देखो अनसिमेट्रिकल है, कहीं से भी कट करो, नंबर ऑफ कार्बन ही डिफरेंट है, एक तरफ 3 एक तरफ 4, तो ये कैसी है अनसिमेट्रिकल, ये कैसी है सिमेट्रिकल। याद है वुड्स रिएक्शन होती क्या थी, ये देखो RX प्लस सोडियम, ये 2 लेते थे, ये 2 लेते थे, क्या लेते थे, ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन मतलब सोडियम ड्राई ईथर, तो ये क्या बन जाता था RR प्लस 2 टाइम्स NaX, तो ये क्या बनती थी सिमेट्रिकल एल्केन। याद करो इसकी मैकेनिज्म, याद करो RX है, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, सोडियम दे दिया इसको, तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा R प्लस NaX, Na प्लस X माइनस। अब देखो Na क्या करेगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम गिव्स 2 Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा R माइनस Na प्लस। अब R माइनस क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। ये देखो प्लस RX, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये इस पे आएगा, ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा RR, ठीक। देखो बन गई सिमेट्रिकल एल्केन। और ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल यानी X माइनस को हटा दिया, एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल यानी X माइनस को हटा दिया, ये होती थी, इसीलिए क्या बनती थी सिमेट्रिकल एल्केन। इफ यू ट्राई टू मेक अनसिमेट्रिकल एल्केन तो क्या होता था, याद करो, इफ यू ट्राई टू मेक अनसिमेट्रिकल एल्केन तो तुम क्या लेते थे, RX प्लस R-X, और क्या लेते थे सोडियम ड्राई ईथर, तब बताओ क्या बन जाता था RR- बन जाता था RR- प्लस RR प्लस R'। तो देखो अनसिमेट्रिकल तो बनती थी, लेकिन साथ में क्या बन जाती थी, सिमेट्रिकल भी बन जाती थी, इसीलिए ये वाली गुड यील्ड में नहीं बनती थी। याद है आपको ये? तो फिर अनसिमेट्रिकल का तरीका क्या होता था, या ये सारी बातें लिखनी है आपने भाई, जिससे आपको याद हो, बार बार रिवीजन से याद होगी। प्रीपेयर अनसिमेट्रिकल, तो याद करो अनसिमेट्रिकल किससे बनती थी, कोरे हाउस सिंथेसिस से। तो कोरे हाउस में क्या करते थे, याद करो, लिथियम 2+ आयोडाइड, ये R2CuLi ये बन जाता था, इसमें R माइनस होता था, ये होता था, तो इसमें R'(X) डाल देते थे जनरली आयोडाइड, तो ये अटैक करता था, ये निकल जाता था, क्या बन जाता था R'। ओनली अनसिमेट्रिकल, तो ध्यान रखना ओनली अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का यही एक मेथड है, ठीक। अब ये भी देखो अनसिमेट्रिकल एल्केन है, ये भी नहीं बनेगी वुड से, ये अलग है, ये अलग है, कार्बन ही अलग अलग है, बन ही नहीं सकती, ठीक है ना। अब ये देखो ये भी अलग अलग है भाई, कैसे इसको ब्रेक करोगे बताओ। ये भी अनसिमेट्रिकल है, ऐसे काटो कहीं से भी काटो, तो ये भी क्या है अनसिमेट्रिकल, ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, तो क्वेश्चन ही गलत है, होना चाहिए कौन सा बना सकते हैं।
तो कौन सी बन सकती है एल्केन? बी वाली। बाकी ए, सी और डी गुड यील्ड में नहीं बनेगी। बन तो सकती है लेकिन गुड यील्ड में नहीं। लिखो, ये पूरा लिखो। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, इस असाइनमेंट डिस्कशन का पर्पस आपको असाइनमेंट सॉल्व कराना नहीं है, इसका पर्पस है आपको रिवाइज कराना, जिससे आपको याद हो। ठीक है, तो सारी चीजें जो मैं करा रहा हूँ लिखते चलो। इसका नाम क्या था, याद करो, लिथियम डाइइलेक्ट्रिक क्यूबरेट। ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। पूछ रहा है किसमें एल्काइल सोडियम इंटरमीडिएट बनेगा। तो ए वाला देखो कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। सोडियम ड्राई ईथर हीट। तो किसकी मैकेनिज्म कैसे होती थी बताओ? सोडियम आएगा, Na+ बनेगा, फिर ये RH पे अटैक करेगा, ये देखो ये निकल जाएगा और आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? R। ठीक, तो बताओ ये कौन सा है? एल्काइल सोडियम है कि नहीं? तो ये आंसर हो गया। अब देखो बी वाला क्या है। ठीक, अब देखिए 19 वाला। देखिए, इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको नहीं बताई थी क्योंकि जरूरी नहीं थी। इसकी मैकेनिज्म बता दो मैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो NaOH क्या देगा? OH-। इस पे डेल्टा माइनस है, OH- यहाँ पे आएगा। तो ये देखो माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये आया अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट याद करो। अब सारी चीजें जुड़ेंगी आपस में। अब मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। ये देखो अब ये वापस आएगा और इसको निकाल देगा। ठीक, तो ये देखो R- बन गया प्लस ये क्या बन गया? OH। ये देखो ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया। अरे यार कार्बोनेट नहीं होता था H2CO3। H2CO3 क्या देगा? ये देखो HCO3-। तो इसको क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। ये देखो, समझे ना? फिर देखो R- Na+ और HCO3- क्या करेगा? अब ये तो एसिड है बाइकार्बोनेट। ये देखो बाइकार्बोनेट एसिड है, तो ये क्या देगा? H+। और फिर ये जो R- Na+ है, ये H+ के साथ रिएक्शन करेगा, ये -A+ RH एल्केन। तो देखो इसमें भी कैसा इंटरमीडिएट बनता है? ये इंटरमीडिएट है एल्काइल सोडियम इंटरमीडिएट। सर इसकी मैकेनिज्म करें कि ना करें? तो मेरी तो सलाह है कि मेडिकल वाले तो छोड़ दे, बस रट लें कि इसमें भी ये वाला इंटरमीडिएट बनता है जैसे वुड्स में बनता है। इसकी करें कि ना करें, इसकी तो करनी पड़ेगी। अब इसकी चाहो तो छोड़ दो, रट लो कि इसमें भी ये बनता है इंटरमीडिएट। ठीक है, याद करिए मैंने आपको बताया था कि NaOH का H जो होता है वो NaOH का ही होता है। इससे बनता क्या था? यहाँ से R, यहाँ से H। याद करो ये H देखो कहाँ से आया फाइनली? ये NaOH का H है। ये देखो स्टार बनाता हूँ, NaOH का H है, NaOH का H है, NaOH का H है। तो ये देखो NaOH का H है, ये देखो NaOH का H है, NaOH का H है, NaOH का H। तो फाइनली जो H आया वो कहाँ से आया? NaOH से।
लेकिन H दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे की तरह बिहेव कर रहा बेस की तरह। ये देखो OH माइनस कहाँ से आया, ये क्या माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये आपने याद रखना है, इसमें भी बना A और B, तो दो आंसर हो गए इसके। याद करो इसका नाम क्या था, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। लिखो इसका नाम क्या था, वुड्स रिएक्शन। अब देखो C वाला क्या है, ये देखो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। याद करो ये कौन सी रिएक्शन थी, बताओ इसका नाम याद करो, गेस करो। कोलवेज रिएक्शन नहीं थी, कोलवे रिएक्शन अलग होती, कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। आपको बताया था इसमें फ्री रेडिकल बनता है, याद है? इस सवाल करने के लिए आपको पूरी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको क्या बताया था, फ्री रेडिकल बनता है, ऐसे कट होता है तो क्या बन जाता है, RR प्लस CO2। ये कहाँ बनता है, एनोड पर। कैसे याद रखोगे, A से एल्केन, A से एनोड, और जब ये ब्रेक होगा तो CO2 भी कहाँ बनेगा, एनोड पर। प्लस H2 कहाँ बनता था, कैथोड पर। सारा लिखना है। प्लस NaOH क्या होता था, रिमेनिंग इन सॉल्यूशन। अब ये देखो ये H प्लस OH माइनस है, तो ये कैथोड पर बन जाएगा H2, तो बचेगा क्या सॉल्यूशन में, NaOH। NaOH क्या होगा, रिमेनिंग इन सॉल्यूशन। NaOH रिमेनिंग इन सॉल्यूशन। NaOH रिमेनिंग इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। pH ग्रेटर देन 7, ब्लू लिटमस नहीं, रेड लिटमस ब्लू। याद करो इसका आंसर हो जाएगा A और B। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में पूरी मैकेनिज्म आपकी सारी जो है रिवाइज करवा दी। देखो 24, कह रहा प्रोपेन कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड। ये प्रोपेन है, प्रोपेन क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल। तब एक बात बताओ, ए वाला क्या है, वुड्स रिएक्शन। ए वाली वुड्स रिएक्शन है, तो वुड्स रिएक्शन है तो अनसिमेट्रिकल अच्छी नहीं बनती, याद करो। बी वाला क्या है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, तो इससे भी अनसिमेट्रिकल एल्केन अच्छी नहीं बनती, याद करो। अभी बताया था थोड़ी देर पहले आज के लेक्चर में। तीसरा देखो क्या है, कोरे हाउस। देखो ये देखो, ये बताया था आपको, लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट। बताओ ये है कि नहीं, लिथियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लिथियम। अब इसमें क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल क्यूप्रेट। ये बताओ कौन सी रिएक्शन है, कोरे हाउस। अभी बताई थी आपको, ये CH3 माइनस आएगा, ये निकल जाएगा। यही बेस्ट मेथड है, बेस्ट और अनसिमेट्रिकल। इन दोनों से भी बनेगी, unsymmetrical can be found but yield will be very less. Unsymmetrical can be found but its yield will be very less. अब देखो इथेन के लिए पूछ रहा है, इथेन किससे बनेगा, ठीक है। इथेन ए वाला, ए वाली रिएक्शन याद करो।
RH प्लस H क्या बन जाता था, RH, ये 2H ले लो प्लस HH। ये H कहाँ से आता था, रिड्यूसिंग एजेंट से। याद है ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से थे याद करो। पहली बात तो जिंक का ही 4 के साथ था, याद करो, जिंक प्लस डाइल्यूट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, वीक एसिड, जिंक प्लस डाइल्यूट NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस। और डी वाला याद करो, जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल। और इसमें अल्कोहल मैंने आपको बताया था कौन सा अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH, याद है। अगला क्या होता था याद करो, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, और फिर क्या होता था, हाइड्रोजन विद निकल पैलेडियम प्लेटिनम। सारा द्वारा लिखना है, ये देखो ये सारे बताए थे आपको। और इसमें X जनरली क्या होता था, Cl और Br, ठीक। और याद करो Ri का अगर करना था तो क्या लेते थे, HI, अकेले HI लेते थे तो ये रिवर्सिबल हो जाती थी, तब फिर क्या करते थे, HI के साथ क्या लेते थे, रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस होते थे तो I2 किसके साथ रिएक्ट कर लेता था, याद करो, रेड फास्फोरस के साथ। और क्या बना लेता था, Pi3। तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती थी, स्टॉप हो जाती थी, याद है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ए वाला ऑप्शन। तो सर ए वाले ऑप्शन में है तो क्या, C2H5I, और इसमें है क्या, जिंक कॉपर कपल, कपल वर्ड नहीं लिखेगा, अल्कोहल, देखो इथाइल अल्कोहल लिखा है, ठीक। तो इसमें हम फिर भी एक बार रिड्यूस कर देंगे, ये देखो उतना अच्छा नहीं है, ये ज्यादा बेटर होते हैं। आयोडीन के साथ भी हो जाएगा, लेकिन आयोडीन के लिए बेस्ट मेथड ये है, लेकिन चलो ये हो जाएगा। अब देखते हैं बी वाला। बी वाले में तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, ये CH3Cl है प्लस सोडियम प्लस वाटर, ठीक है। तो भाई सोडियम प्लस वाटर से नहीं होगा ना, यहाँ क्या लेता है, ड्राई ईथर, तो क्या होता, वुड्स रिएक्शन हो जाती, याद करो, वुड्स रिएक्शन हो जाती। बनाना क्या है हमें, इथेन बनाना है ना, तो यहाँ वाटर ले लिया, अगर ड्राई ईथर लेता तो इथेन बन जाती, तब हम कहते हैं बहुत अच्छा तरीका है। अब ये देखो, देखिए मैं केवल आंसर नहीं बता रहा हूँ, पूरा रिवाइज करा रहा हूँ भाई लोगों आपको। इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस याद करिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाओ, ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, देखो एसिटाइलिन, ठीक, प्लस एक और, ठीक है। अब देखो डी वाला, डी वाला क्या है, देखो रिएक्शंस याद ऐसे ही होंगी, सारे ऑप्शन कर करके देखो कि भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तभी याद होंगी, यही तरीका है। NaOH CaO, याद करो ये कौन सी रिएक्शन है, अभी अभी क्वेश्चन नंबर 19 में इसकी मैकेनिज्म बताई थी। ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ से R आता था, यहाँ से H, क्या बन जाता था, RH प्लस Na2CO3, ठीक है। इसमें तो इथेन बन रहा है, तो एक ही तरीका है बेस्ट, ये वाला। ये उतना अच्छा तरीका नहीं है, अगर यहाँ ड्राई ईथर ले लेता और अगर ओनली वन करेक्ट होता तो मैं इसके साथ जाता, अगर यहाँ ड्राई ईथर लेता मोर देन वन करेक्ट होता तो मैं इन दोनों के साथ जाता। समझ रहे हो आपको, ये उतना अच्छा मेथड नहीं। लिखिए पूरा, इसकी हेडिंग डाल लेना, ये क्या था, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ाया था, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूँ बेसिकली आपको।
अब भी आप ना पढ़ो तो मैं क्या बोलूं। बेटा ये वैसे कराया हुआ है Al4C3, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में कराऊंगा मैं, अगर नहीं कराया अभी तक तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। और देखो Al4C3 तो वैसे भी बता रहा हूँ, हो सकता समझ में ना आए, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में बहुत सारे इस टाइप के एग्जाम्पल कराए। अल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ये 4 वॉल्यूम पे कितना चार्ज हो गया +12, तो ये 3 कार्बन पे कितना चार्ज होगा -12, यानी कार्बन पे होगा -4, तो 3 कार्बन -12 हो गए, यानी 1 कार्बन पे -4 है। तो ये क्या है H+OH-, तो ये क्या आ जाएगा, 1 कार्बन, ये 12 वाटर आ जाएगा, तो 3CH4 प्लस 4AlOH, ठीक है। तो ये बन गया मीथेन। ये एस ब्लॉक में मैं कराऊंगा, मैं अगर नहीं कराया अभी तक, एस ब्लॉक में भी इस टाइप की सारी रिएक्शन कराई। 41 देखो, 41 कौन सा है, वुल्फ किशनर और क्लेमेंसन दोनों ही हैं, और रेड फॉस्फोरस। 41 का आंसर हो जाएगा सी। पूछा किससे नहीं हो सकता, अब देखो 59 से। देखो बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 59। अच्छा एक बात और बता दूं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन जो है वो, चलो तो छोड़ो, ये भी कराया हुआ वैसे मैंने, आइसोब्यूटेन। ये हुआ आइसोब्यूटेन, ठीक है। ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H तीनों क्या है, एक ही टाइप के हैं, मतलब कि यहाँ पर अगर तुम लगाओगे H हटा के Cl तो एक ही बात है, ठीक है। दूसरा ये वाला H अलग टाइप का हो गया, एक ही तो आइसोमर बनेगा इसमें। अब कह रहा है कि ये 30% बनता है और ये कितना बनता है 64%। तो प्राइमरी, टर्शियरी और प्राइमरी हाइड्रोजन रेशियो क्या होगा, तो याद करो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में मैंने आपको तरीका बताया था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रेशियो क्या होता था, 1:3.8:5, 1:82:1600 होता था। तो पहले तो हो गया ऑब्जेक्टिव तरीका, अगर ये जेई मेंस में आए या मेडिकल में आए, तो देखो ऑप्शन नंबर इसका देखो बी वाला 5.1:1, उसके साथ हम चले जाएंगे। एक तो तरीका हो गया ये, ठीक है, 5.1:1, ठीक। दूसरा तरीका क्या हुआ, ये सपोज हमें पता नहीं है, हमने ये माना x, ये माना y। अब हम एडवांस की स्टाइल से कर रहे हैं, मेंस और नीट के लिए क्या करेंगे, सीधे हम लगा देंगे 5.1:1, क्योंकि हमें याद है पहले से। एडवांस में क्या करेंगे, हो सकता है घुमा के पूछे, नया डेटा पूछे, इसको मानो x, इसको मानो y, 1 डिग्री की रिएक्टिविटी x, 3 डिग्री की y, ठीक। तो 1 डिग्री जैसे यहाँ भी इसके जैसे कितने हाइड्रोजन है 9, तो ये बनेगा कितना 9x। ऐसा एक हाइड्रोजन है कितना बनेगा 1:y, ठीक। इनका रेशियो क्या हो गया 9x:y, ठीक। अब बताओ परसेंटेज ऑफ A कितना होगा भाई, रेशियो ऑफ A/B कितना होगा 9x/y, तो परसेंटेज ऑफ A कितना होगा A/A+B into 100
क्या लिखोगे 9x अपॉन 9x प्लस वाई इंटू 100 और ये कितना है 64%। ठीक, परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा b अपॉन a प्लस बी इंटू 100। ये तरीका एडवांस के लिए है केवल। तो ये क्या होगा y अपॉन 9x प्लस वाई इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 30 कैसे हुआ यार, ये 64, अच्छा ये 30 हुआ, 64 और 30 दिया है, 100 नहीं दिया है, करना ही पड़ेगा ये सवाल। तो ये 30। अब भाई इसको सॉल्व करो, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यही बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर ये ऐसा है 60 और 30 दिया है तो इसका आंसर डी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। देखते हैं आंसर क्या दिया, बी ही दिया है वैसे, लेकिन चलो ये आप कर लो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 60 वाला बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा याद रखना, जब भी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा और कायरल सेंटर बनना है तो वो हमेशा रेसमिक बनेगा। अगर आपने ऑप्टिकल नहीं पढ़ी है तो भी ये बात लिख लो, जब ऑप्टिकल पढ़ाऊंगा तब ये बात समझ में आएगी कि जब भी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा तो जो बनेगा, अगर कायरल बनेगा भी तो वो रेसमिक बनेगा हमेशा। देखो 60, यार डॉट होना चाहिए, डॉट ढंग से दिख नहीं रहा है। गिव्स x प्लस एच बी आर, यानी यहां से ये h निकालेगा, ठीक है। तो h कहां से निकालेगा, ये इन्हीं ऑप्शन दिए हैं इसमें। अब देखो h कहां से निकालेगा, ऑब्वियसली ये देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो यहीं से निकालेगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है 3 डिग्री वाला। तो बस इसका आंसर क्या हो गया, खत्म, ठीक है, समझे। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं, देखो ट्विस्ट। अब ये भी 2 डिग्री हो गया। अब बताओ x क्या क्या बन सकता है और कौन ज्यादा बनेगा। अब ये ट्विस्ट आ गया इस सवाल में। अब भाई निकालोगे 2 डिग्री से ही। अब ये देखो एक जैसे होगा, फर्क क्या हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का। तो देखो पहली बात, इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो अब a से निकाल सकता है, ये देखो 2 डिग्री है, ये भी बिल्कुल सेम है। देखो ये हो गया a, ये हो गया b, स्टेबिलिटी भी सेम है। अब a से निकालो, तो अब a से निकालने के 2 ऑप्शन है, हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो और ड्यूटेरियम भी निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ड्यूटेरियम निकाल लिया। और B से निकालने का एक ही ऑप्शन है, चाहे ये हाइड्रोजन हटाओ चाहे ये हाइड्रोजन हटाओ। अब ये मान लो PQR, बताओ ज्यादा कौन सा बनेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के बेसिस पे कर लेते हैं इसको, लेकिन अभी तो स्टेबिलिटी सेम ही है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अब बताओ कौन ज्यादा बनेगा। तो पहली बात, स्टेबिलिटी चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, एक ही बात है, सबसे ज्यादा बनेगा ये। क्यों,
स्टैटिस्टिकल फैक्टर बोलते हैं इसे। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक जैसे हैं, ये निकालो या ये निकालो, यही बनेगा। और इसमें देखो बढ़ गया, ये निकालोगे तो ये बनेगा और ये निकालोगे तो ये बनेगा। समझे? पहली बात, इसमें दोनों हाइड्रोजन में से कोई भी एक निकालो। भाई हर हाइड्रोजन को निकलने का समझो 25% चांस है, समझो ऐसे समझो। इसका 25% चांस, इसका 25% चांस, अभी लिखना नहीं है 25% वाला, इसका 25% चांस, ठीक, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो इसको हटाओ या इसको हटाओ, यही बनेगा। यानी 50% चांस है कि ये बने और 25% चांस है कि ये बने। बोलो भाई, एग्री कर रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा मेजर हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा निकलेगा? तो समझो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। इसीलिए ये वाला मुश्किल से टूटेगा, ये वाला मुश्किल से ब्रेक होगा। समझे? तो इन दोनों का 25-25 नहीं होगा, फर्क कितना आएगा? 25-25-50 का। तो इसके टूटने का 30% चांस है और इसके टूटने का केवल, समझे? तो 50% ये बनेगा, 20% समझो ये बनेगा और 30% समझ गए? नहीं समझे तो रिवाइंड करके देखो। ऑब्वियसली ये ट्विस्ट मेडिकल के लायक नहीं है, जेईई मेंस के भी लायक नहीं है। जेईई मेंस में शायद कठिन सवालों में ऐसा आ जाए, ठीक है। 61 देखो, अब 61, 62, 63, 64, 65 ये सारे मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर से करा रहा हूं 66 तक सारे, जिससे कि आपको याद हो जाए चीजें। ये है। अब देखो ना प्रोडक्ट कितने टाइप के बन सकते हैं। एक ये हो गया, ये 1 डिग्री, एक ये हो गया बी, ये 2 डिग्री, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री, ये हो गया तीसरा टाइप, ये देखो हो गया चौथा टाइप, ये यहाँ आया 5वां टाइप। ये देखो मोनोब्रोमिनेशन पे इसके 6 टाइप के बन सकते हैं। ये देखो, नहीं 6 टाइप के नहीं, ये डी डी, हाँ ये देखो, ये दोनों सेम हो गए यहाँ पे लगा और ये दोनों सेम हो गए और ये। तो पहली बात तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? 6, ठीक है। रेजोनेंस है नहीं, तो मेजर कौन सा बनेगा? और करा भी क्या रहे हो? ब्रोमिनेशन। याद करो ब्रोमिनेशन में कितना बड़ा रेशियो होता था, याद करो ये। तो क्लोरीनेशन में तो एक बार फिर भी 1 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा, लेकिन ब्रोमिनेशन में तो नो चांस। कौन सा रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री वाला। और खैर क्लोरीनेशन भी होता तब भी मैं मेजर यही बनाता, समझे ना? बन कितने सकते हैं? थ्योरेटिकली 6 प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन मेजर कौन सा बनेगा? 3 डिग्री वाले। तो ए बी सी डी अगर देखा जाए तो ऑल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, लेकिन मेजर कौन सा होगा? ये। और सब एग्जाम में हमें कौन सा पूछा जाता है? मेजर। वर्ड मेजर नहीं भी लिखा है तो भी मेजर ही पूछा जाता है। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये वाला, ये तीनों 1 डिग्री एक जैसे हैं। ये वाला अलग है, ये वाला अलग, और ये वाला 1 डिग्री अलग है, ये समझो। तो चलो ब्रोमिनेशन से प्रोडक्ट बनाते हैं इसका, ठीक। तो खुद देखो, एक ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस एक बार ये बनेगा प्लस
एक बार इधर वाले पे आ गया, ठीक है। ठीक, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ये बना ए, ये बी, ये सी। अब बताओ ये कितने हाइड्रोजन है इस टाइप के? 9। रिएक्टिविटी 1 डिग्री के लिए 1, तो ये 9 बनेगा। ये 2 डिग्री का हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 2। रिएक्टिविटी इसके लिए कितनी होती थी? 82, ठीक है। 1:82:1600, तो ये कितना बनेगा? 164। और ये देखो 1 डिग्री है, इस टाइप के कितने हाइड्रोजन है? 3। तो देखो ये कितना बनेगा? 9:164:3। तो मेजर बने, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा माइनर है। तो ध्यान रखना ब्रोमिनेशन में जो माइनर होंगे वो इतने माइनर होंगे कि दे आर नॉट इवन कंसीडर्ड। चाहो तो लिख लो, क्योंकि ब्रोमिनेशन में रेशियो देखिए आप, ब्रोमिनेशन में रेशियो क्या होता है? 1600:82:1। ये देखो रेशियो है ब्रोमिनेशन, समझ रहे हैं? तो जो भी 2 डिग्री 3 डिग्री वाला हो वो इतना ज्यादा बनेगा, वो इतना ज्यादा डिफरेंस है रिएक्टिविटी में कि कोई मतलब ही नहीं कि कोई और आसपास भी आ जाए। तो ब्रोमिनेशन में हमें माइनर प्रोडक्ट की चिंता नहीं करनी है। देखो ब्रोमिनेशन में माइनर प्रोडक्ट की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यही, अगर क्लोरीनेशन होता तो क्या रेशियो होता? अब देखो क्लोरीनेशन में चीजें बहुत बदल जाएंगी। अब यहां लिखिए ना, ब्रोमिनेशन में माइनर प्रोडक्ट की चिंता नहीं करनी है। क्लोरीनेशन आगे लिखो उसी में हिंदी में कि क्लोरीनेशन में एक बार फिर भी चेक करो। अब देखो अगर क्लोरीनेशन होता, अब बताओ क्लोरीनेशन के लिए रिएक्टिविटी क्या होती है? 5:3.8:1, ठीक। तो क्लोरीनेशन करते, अब देखो ब्रोमिनेशन में रेशियो क्या आया इसका? 9:164:3, ठीक है। ए बी सी का ब्रोमिनेशन में, क्लोरीनेशन में इसका रेशियो रहता है। ये कितने हाइड्रोजन है? 9 × 1। ये कितने हाइड्रोजन है? 2 × 3.8। ठीक, ये देखो 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें रेशियो कितना आया? 9:7.6:3। तो देखो इवन ये मेजर बन गया। कौन सा वाला? 1 डिग्री वाला हटाकर। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? ज्यादा है। तो क्लोरीनेशन में एक बार फिर भी ये करके देखना। ये देखो ये मेजर है, ये 1 डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 9 थे। तो क्लोरीनेशन में देखो यही रेशियो क्या आया? 9:7.6:1, यानी ये मेजर बना और इसमें ये मेजर बना। तो क्लोरीनेशन में हमें एक बार चेक करना पड़ेगा इस तरीके से कि कौन सा बन रहा है, लेकिन ब्रोमिनेशन में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो हमें ब्रोमिनेशन में माइनर प्रोडक्ट की चिंता नहीं करनी है, क्लोरीनेशन में एक बार चेक करना पड़ेगा। ये गोगली सवाल आ सकता है, ठीक है। ये लिखे ना क्लोरीनेशन में चेक करके। अब देखो 63, ब्रोमिनेशन में सीधे 2 डिग्री 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट मेजर है, लेकिन क्लोरीनेशन में एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा। मोनोब्रोमिनेशन, ये देखो मोनोब्रोमिनेशन, सॉरी मोनोक्लोरिनेशन। Cl2 हीट, ये तो आपको बताया ही था कि एलाइलिक और बेंजाइलिक का ही रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पहले फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल स्टेबल है क्योंकि ये फ्री रेडिकल क्या है? पूरा बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। ये तो यही बनेगा मेजर, ऑलमोस्ट 90% ये बनेगा, ठीक है। 64 में भी देखो यही है, ये देखो 64, इसमें भी मेजर यही बनेगा। ये देखो, लेकिन फ्री रेडिकल जो बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। 65 देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक। ब्रोमीन
तो बस ब्रोमिनेशन है तो सोचना ही नहीं है, ये 3 डिग्री है, सीधे ये बना दो। सिक्सटी 66 याद करना है, याद कर लेना। 78 याद करना है। 78 से लेकर 87 तक सारे के सारे याद करने। 78 से 87 तक सारे के सारे याद करने, कॉपी में लिख के याद कर लो। इसमें से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, 84, 85, 86, 87, ये चारों तो कॉपी में लिख ही लो और बाकी सारे पॉइंट बना के कॉपी में लिख लो। इसके अलावा जो पेट्रोलियम डीजल है वो खुद करना है, ठीक है। कई लोग मानते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और कई लोग मानते हैं कि ये सिलेबस में है। इस पे सवाल आता नहीं है नॉर्मली, मतलब जाने कब से शायद कभी भी ना आया हो, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए मैं ये पढ़ाता नहीं हूँ। लेकिन सवाल दे देता हूँ कि जो बच्चा कुछ भी ना छोड़ना चाहे वो इसको भी कर ले। और इस टॉपिक पे जितने इसके सवाल बन सकते थे ऑलमोस्ट सारे ही मैंने दे दिए हैं। थोड़ा सा बस एक बार गूगल करके ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर की डेफिनेशन पढ़ लेना और क्या फर्क होता है दोनों में ये पढ़ लेना। देखिए असाइनमेंट डिस्कशन करते हैं, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और 7, ये रिएक्शन है कौन सी? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। अभी देखिए मैंने ये रिएक्शन आपको डिटेल में नहीं पढ़ाई है, ये रिएक्शन डिटेल में आएगी, इन डिटेल आएगी ये नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? हेलोजन डेरिवेटिव्स। उसमें इस रिएक्शन पे हम लगभग 3 से 4 लेक्चर करेंगे। आपको बताया था, याद करो, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन 2 तरीके की बेसिकली होती तो बहुत टाइप की, आपको 3 तरीके की पढ़ाऊंगा मैं, E1, E2, E1, CB। तो उसमें ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इन दोनों क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है। 13वां देखो, टू 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। टू 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन, ठीक है। ये बनेगा किसको हीट करने पर? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। सर ये तो बड़ा ही अजीब सवाल है, क्यों दिया भी एल्कीन और बन भी रहा एल्कीन? इस टाइप का तो आपने नहीं कराया है। ये क्वेश्चन का टाइप मैंने थ्योरी में नहीं कराया है, ठीक है। ऑब्वियसली पहली बात तो ये है कि एक दो तीन 4 5 6 7, डी वाला तो हो ही नहीं सकता। इसमें 6 कार्बन है और डी वाले में कितने कार्बन है? 7। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ होता कैसे है। ए वाला देखो,
पहले याद करो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, उसी का भाई है ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक, इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन कराता हूँ। चलो अच्छा, ये मैं कराना नहीं चाहता था, मैंने सोचा था बाद में कराऊंगा, लेकिन चलो अब सवाल आया तो करा ही देता हूँ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एन ब्यूटेनॉल है, कराओ इसका डिहाइड्रेशन, बताओ क्या बनेगा। तुम क्या बोलोगे? लो भाई इसको ऐसे लिख देता हूँ जिसको दिक्कत होगी। देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम अंदर तक आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, मजा ही आ जाएगी आपको। भाई कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4, या फिर एल्यूमिना। सब कंसंट्रेटेड का मतलब कितना होता है? 15-20% भी मतलब कंसंट्रेटेड होता है, ये ध्यान रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो तुम कहोगे सर अल्फा से, ये देखो ये बनाओगे तुम, ये बना दोगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल मैंने अवॉइड किया होगा, ये एग्जाम्पल मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में नहीं कराया होगा, ये बनेगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। अब समझिए होता क्या है, ये नहीं बनता कि अब देखिए समझिए, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? याद करो, ये आपको बोला था मैकेनिज्म से करना पड़ेगा। मैकेनिज्म में पहले H+ आएगा, ये निकलेगा, ये बनेगा, ठीक। अब देखो दो चीजें होंगी। अब याद करो अगले स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव कर देते थे, तो हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो ये बनेगा, ठीक। अब जब कई बार क्या होता है, एल्कीन बन गई एल्कीन। अब याद करो तुमने एल्कीन की रिएक्शन HBr से पढ़ रखी है कि नहीं? HBr, HCl, HF, HI, हेलोजन एसिड से पढ़ रखी है। हेलोजन एसिड में क्या होता है? अब HF से क्यों नहीं पढ़ रखी? HF, HCl, HBr, HI, सर आपने हमें इन तीनों से पढ़ाई है, इससे नहीं पढ़ाई। तो याद रखना ये क्या होता है, वीक एसिड। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नहीं बता चुका हूँ तो याद रखिए। ये तीनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या होता है, वीक एसिड। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मैं इन तीनों में से कोई भी हेलोजन एसिड ले लूं तो तुम क्या करते थे, याद करो पहले स्टेप में क्या करते थे, ये कार्बोकैटायन बनाते थे, याद करो। और अब जो कार्बोकैटायन बनाओगे वो ये बनाओगे, बोलो भाई बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और फिर क्या करोगे, Br- ले आते थे, Br- ऐड हो जाता था। लेकिन इन तीनों में, इन दोनों में जो माइनस वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, SO4 और PO4 3-। समझिए सर हमें डाउट है, ये डाउट है, क्या डाउट है आपको? अब देखिए और मैं डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है सर। डाउट ये है कि आपने ये कार्बोकैटायन तो बना लिया, इन तीनों के साथ आपने एक कार्बोकैटायन बनाया, ये तीनों क्या करते हैं, H+ देते हैं, ठीक। अब यही अगर आप HBr से रिएक्शन कराते हैं, HBr से, HCl से, या HI से, तो आप हमको क्या पढ़ाते हो, समझना बात को, रटने से आजादी मिलेगी आपको। आप हमें पढ़ाते हो सर ये, अच्छा ये तो भी पढ़ाई नहीं है आपको मैंने, ठीक है छोड़ो। अच्छा देखो अब क्या है, ऐसा समझो, ये अगर HBr होता यहाँ पे तो अगले स्टेप में एल्कीन के साथ Br- आ जाता, लेकिन जो SO4 2- है, ये देखो, और PO4 3- है, ठीक। ये तीनों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल, इसीलिए ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करते, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, दे डोंट एक्ट
act as a nucleophile, लिखो they don't act as a nucleophile। ये आते किससे हैं? H2SO4 से और H3PO4 से, समझो बात को, ठीक। और HCl, HBr, HI, समझिए मेरी बात। ये क्या देते हैं? ये देखो, अब ये तीनों क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये दोनों क्या है? दे डोंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, समझिए। और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं बना कि सर यहां पर आप लेते क्या थे? एसिड, ठीक। जब आप क्या कराते थे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, समझिएगा। जब आप कराते थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो आप क्या लेते थे? एसिड लेते थे। एसिड से आप क्या करते थे? पहले स्टेप में वाटर हटाते थे, अगले स्टेप में H+ हटा के पाई बॉन्ड बना देते थे, ठीक है। तो सर आप एसिड लेते थे तो आप HCl, HBr, HI, ये तीनों तो बहुत अच्छे एसिड है। इवन जो HI है वो H2SO4 की टक्कर का एसिड है। तब आप इन तीनों को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए यूज क्यों नहीं करते हो? फिर तो समझो मेरा सवाल, मेरा डाउट ये है कि सर जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराना होता है तब आप क्या करते हो? H+ लेते हो, ये कार्बोकेटाइन बनाते हो, अगले स्टेप में H+ हटा देते हो यहाँ से और पाई बॉन्ड बना देते हो, ठीक है। आप ये करते हो, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि सर डिहाइड्रेशन ऑफ, ये दोनों क्या है? प्रोटॉन एसिड, और ये क्या है? लुईस एसिड। तो ये दोनों एसिड तो चलो ले लिया आपने, हमने मान लिया, लेकिन हमारा डाउट ये है कि सर आप ये तीन एसिड क्यों नहीं लेते हो? व्हाई डोंट यू टेक HCl, HBr, HI और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? तो बेटा इसलिए नहीं लेता हूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा कब? तो पहले स्टेप में ये निकलेगा और दूसरे स्टेप में H+ निकलेगा, ठीक। अब इन दोनों की खास बात क्या है कि ये दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करते। क्यों? दे आर हाईली स्टेबल। देखो रेजोनेंस, जबरदस्त रेजोनेंस, सारे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करते, लेकिन ये तीनों न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो अगर इनसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? पहले स्टेप में तो कार्बोकेटाइन बनेगा, अगला स्टेप ये नहीं होगा, अगले स्टेप में क्या आएगा? Cl- एज अ न्यूक्लियोफाइल, और क्या बना देगा? ये बना देगा, समझे ना आप? इसीलिए अगर इन तीनों की रिएक्शन अल्कोहल से कराओ तो देखो ये बनता है, और अगर इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 इससे कराओ तो ये बनता है। पहला स्टेप सेम होता है, फर्क किस में आता है? दूसरे स्टेप में। फर्क दूसरे स्टेप में क्यों आता है? क्योंकि ये दोनों क्या है? न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो ये दोनों यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे, तो रिएक्शन होने के लिए यही एक तरीका है कि H+ हट जाए। लेकिन अगर ये तीनों लोगे तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्काइल में। समझे? पता नहीं समझे कि नहीं, बहुत देर से बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात बताई है, चाहो तो रिवाइंड करके देख लो। सलाह यही दूंगा, एक बार और देख लो, इसे दिमाग में बैठ जाए, ठीक। तो अब होता क्या है, ये बात मैं मान रहा हूं आप समझ गए हैं, एक बार फिर से रिवाइंड करिए और लिख लीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब तुम H2SO4 H3PO4 लोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, है ना? तो क्या होगा? फिर से जो भी एल्कीन बनेगी वो फिर से H+ के साथ रिएक्ट कर सकती है। अगर ये स्टेबल एल्कीन नहीं है, ये H+ के साथ रिएक्ट की, ये बना, ठीक, ये बना कार्बोकेटाइन। अब सोचो यहां से भी H+ रिमूव, भाई बगल वाले से H+ रिमूव करते थे, जो कार्बोकेटाइन के बगल वाला होता था, तो यहां से भी H+ रिमूव कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। ये मान लो अल्फा 1, ये मान लो अल्फा 2, तो कहां से? अब अल्फा 1 से रिमूव करोगे तो देखो ये बनेगा, अगर अल्फा 1 से H रिमूव करोगे, और अगर अल्फा 2 से रिमूव करोगे देखो ये बनेगा, ठीक है। अल्फा 1 से किया तो ये, अल्फा 2 से किया तो ये। तो अगर केवल रट के बनाओगे प्रोडक्ट कि अल्फा से OH, बीटा से H, तो तुम ये बनाओगे, लेकिन ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट,
ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मोर स्टेबल, ज्यादा अल्फा एच, 6 अल्फा एच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडिक इन्वायरमेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एल्कीन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड में टेक प्लेस। लिखो कि अंडर, ये फिर से लिखो, फिर लिखो अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट एल्कीन, the pi bond of alkene may react with H plus to produce a carbocation which may undergo rearrangement. may का मतलब क्या है, हो सकता जाए हो सकता ना जाए, which may undergo rearrangement and finally इसको H plus को निकलने का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, हीट, and finally H plus will be removed from the neighboring atom of carbocation to produce another alkene, to produce another alkene. अब देखो सारे ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। मैं सारे ही से बना देता हूं जो भी बन सकता है, ठीक है। ये देखो, इसको अगर H प्लस मिलेगा तो खुद बताओ क्या होगा, इस एल्कीन का रीअरेंजमेंट, ये बनेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट, अब देखो इसके बगल वाले से H हटाना है तो यहां से हटाओगे तो बहुत ही बेकार बनेगा, यहां से हटाओगे तो देखो ये बन जाएगा। ये देखो रीअरेंजमेंट ऑफ एल्कीन हो गया, होगा कि नहीं हुआ? तो ये एल्कीन मोर स्टेबल एल्कीन में बन गया। तो सर हम क्या हर सवाल में ऐसा कराएंगे क्या? नहीं, ये ज्ञान तभी दिखाना है जब पूछा जाए स्पेशली। ये ज्ञान कब दिखाओगे? एन-ब्यूटेनॉल वाले सवाल में, पहला। दूसरा, जब स्पेशली ये सवाल पूछा जाए, अदरवाइज जो एल्कीन दी है चुपचाप उसी में प्रोडक्ट बनाने हैं, समझे ना। अपने मन से एल्कीन का ज्ञान ये रीअरेंजमेंट वाला नहीं दिखाना है, इसीलिए थ्योरी में पढ़ाया नहीं था। ध्यान रखना, अपने मन से ज्ञान ना दिखाना। ये हो गया ए वाला। बी वाला देखो, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, खुद ही देखो H प्लस लेगा भी तो यहाँ पर लेगा, और ये ऑलरेडी बहुत स्टेबल है तो ये कुछ नहीं करेगा, ये यही रहेगा। सी वाला देखो, अब ये H प्लस लेगा, अब देखिए ये क्वेश्चन पूरा मेडिकल के लिहाज से बाहर है, ठीक है। अब देखो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, अब एक बार और यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, ये उसकी जरूरत नहीं है। अब ये देखो, अब ये बन गया, अब ये H प्लस हटा दो, कार्बोकेटाइन बगल वाला हटा दिया, ये एल्कीन बन गया, ठीक है। तो ये एल्कीन में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और हमें बनाना क्या था, मैं तो यही भूल गया, आपको पढ़ा नहीं सकता मैं। 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन। अरे देखो मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 H है, 3 CH3, यही सब गलतियां मैं करता रहता हूँ।
ये देखो ये मिथाइल शिफ्ट होगी तो ये बनेगा, ये बनेगा, देखो बन गया, ये आंसर हो गया। डी वाला तो वैसे नहीं हो सकता, कार्बन ही ज्यादा है, देखो 7 कार्बन है, इन तीनों में 6 कार्बन है, देखो डी वाला। ठीक, H+ दोगे ये बनेगा, फिर इसमें क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो ये वाला H निकल जाएगा बगल वाला, तो फॉर्मेट यही बनेगा, इसमें एक कार्बन ज्यादा है बस, इसमें देखो अंत में CH3 है, इसमें अंत में CH2 CH3, तो समझे। लेकिन ये ज्ञान कब दिखाना है, जब इस प्रकार का सवाल आए और N ब्यूटेनॉल वाला आए, अदरवाइज ये ज्ञान आपने अपना प्रदर्शित नहीं करना है, अपने मन से ये ज्ञान आपने नहीं निकालना है। मैं ये पढ़ाना भी नहीं चाह रहा था, ये सवाल मैंने टाल दिया, वरना मैं ये फिर पढ़ाता भी नहीं। देखो 14 जैसे सवाल इंपॉर्टेंट है, जैसे बिल्कुल आइडियल नीट का सवाल है, जैसे AIEEE यानी जेई मेन जिसको आज आप बोलते हैं, इसमें आ चुका है। तो इसमें डिहाइड्रेशन करना है, तो ऑब्वियसली अल्फा से OH यहां से हटेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब अगले स्टेप में क्या होता है, H हटाते हैं, तो ऑब्वियसली यहां से H हटाओगे, यहां से क्यों H हटाओगे, क्योंकि ये देखो ये पीएच हो गया, ये देखो डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो देखो ये पूरा रेजोनेंस में आ गया, तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। ये बिल्कुल आइडियल सवाल है मेडिकल के लिए, और जेई मेंस में तो आ ही चुका है। देखिए 15वां सवाल वही है जो मैंने आपको बोला था 1 ब्यूटेनॉल। अब ये भी मैंने डिस्कस किया ना 1 ब्यूटेनॉल, अब ये भी डिस्कस किया ना मैंने 1 ब्यूटेनॉल। तो ये देखो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, ये देखो फिर ये H निकल जाएगा, ये देखो। और ये हो सकता है कि हाइड्राइड शिफ्ट ना हो तो डायरेक्टली यहीं से निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये, लेकिन ये माइनर होगा और ये वाला मेजर होगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। सोलवा देखिए, 16 तो करा चुका हूँ कई बार। ये तो मैंने कराया भी है थ्योरी में, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब केवल H2SO4 लिखा है, आपको समझना पड़ेगा वो करना क्या चाहता है। वाटर निकलेगा, ये बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, ये बनेगा, H निकल जाएगा, ये बन जाएगा। ये मैं करा चुका हूँ। सिमिलरली अगर ये हो तो ये बन जाएगा 17th। देखो
मेजर पूछा है, H+ निकालो यहाँ से, कार्बोकेटाइन बनाओ। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, तुम अगले में करना। ये H+ इधर गया, CH3, ये बन गया। अगले स्टेप में H निकालोगे तो यहाँ से निकालोगे तो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी। यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो ये A हो गया, ये B हो गया। कार्बोकेटाइन के बगल वाले से निकालोगे, मान लो A से निकाला, तो देखो तुम ये बनेगी एल्कीन, ठीक। अब ये देखो कितने अल्फा H होगा इसके पास, अल्फा 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 अल्फा, 8 अल्फा H, ठीक। और अगर यहाँ B से निकालोगे, वो देखो अल्फा अल्फा अल्फा, 3 3 6 7 अल्फा H, ठीक है। तो ये वाली क्या बनेगी, मेजर। और पूछी क्या है, मेजर ही पूछी है। अठारहवां, साइक्लोहेक्सेनॉल की कौन बेस्ट यील्ड देगा, साइक्लोहेक्सीन। अब देखो कंसंट्रेटेड H3PO4, तो एसिड है, पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, फिर क्या होगा, H+ निकल जाएगा, क्योंकि अब PO4 3- है, वो न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, तो एल्कीन बन जाएगा, ठीक। अब देखो B वाला, कंसंट्रेटेड HCl। अब ये भी क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक। लेकिन Cl- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अगले स्टेप में वो ये बनाएगा मेजर, समझ रहे हैं, ये नहीं बनने देगा, ये बनेगा भी तो बहुत माइनर। फिर इसी तरह देखो कंसंट्रेटेड HBr, तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बनाएगा। और फिर Br- भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ Br आ जाएगा। D वाला देखो, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, तो ZnCl2 इसलिए डालते हैं टू इंक्रीज, इसको क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। इसको क्यों डालते हैं ZnCl2 को, ये डिटेल में पढ़ाऊंगा अल्कोहल में। अभी याद कर लो कि ZnCl2 को HCl की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए डालते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, यही बनेगा, मतलब इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, तो बेस्ट यील्ड ये देगा, समझ रहे। तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।